Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your Immunology second. As you all know, we have started the chapter 6th of your syllabus, that is the hypersensitivity. Okay, we will study the hypersensitivity reactions and autoimmune diseases in this chapter, and already I have given you a brief introduction about the hypersensitivity in the last lecture, as well as I have told you what is the immediate and the delayed type of the hypersensitivity. How is the immediate one different from the delayed type of the hypersensitivity? All these things we have learned in the previous lecture, and now in this lecture I will start with the actual classification which is given by the Jail and Coombs about the hypersensitivity. They have broadly classified the hypersensitivity into the 4 types. Okay, type 1, type 2, type 3 and type 4, which we are going to study one by one. Okay, so let's start. So as you know, we have studied about the brief introduction, and we have already learnt about the delayed and the immediate type of the hypersensitivity. Okay, so now we will start with the first thing that we need to understand is type 1 type of the hypersensitivity. Okay, the first type of hypersensitivity is the type 1 hypersensitivity. It is also called as the immediate hypersensitivity. Okay, and it is also called as what? The एनाफाइलैक्सिस. ओके, तो अगर क्वेश्चन आए कि एनाफाइलैक्सिस दो या फिर आप टाइप 1 बताओ या फिर आप इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी बताओ, तो तीनों का मतलब एक ही है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, टाइप 1 hypersensitivity is also known as anaphylaxis. It is also known as what? It is also known as the immediate type of the hypersensitivity. Okay, तो let's start. तो टाइप 1 जो है इसको बोला जाता है, एज आई टोल्ड यू, एनाफाइलैक्सिस. ठीक है. ओके, सो दिस एनाफाइलैक्सिस इट मीन्स व्हाट? एज आई टोल्ड यू, विदाउट प्रोटेक्शन. मतलब हमारी ही नॉर्मल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वही हमारे लिए दुश्मन बन जाती है. दैट इज़ नोन एज द एनाफाइलैक्सिस. ओके, रिचेट हैज़ डिस्कवर्ड दिस टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी इन 1902. नाउ अब एक डिफरेंस आपको टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 3 में बेसिकली याद रखना है. पर्टिकुलर टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों ही, एक्चुअली ये जो पहली 3 है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों एंटीबॉडी मेडिएटेड है. ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना. टाइप 1 में जो है पर्टिकुलरली IgE एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है. इनकी वजह से जो पूरा कारनामा होता है, एनाफाइलैक्सिस होता है, ये सब इन एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है. दैट इज़ दी IgE. तो याद आपको क्या रखना है कि ये जो एनाफाइलैक्सिस है या टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द IgE एंटीबॉडीज़. ठीक है. अब ये जो हो सकती है, जो टाइप 1 रिएक्शन है, एक्यूट हो सकती है. एक्यूट मतलब क्या? बहुत ब्रॉड, बहुत टाइम तक रहने वाली, फैटल, डेथ कॉज कर सकती है, सिस्टमिक, पूरी सिस्टम को डिस्ट्रॉयर, कोलैप्स कर सकती है. इट इज़ नोन एज द एनाफाइलैक्सिस. ठीक है. और छोटी सी हो सकती है, छोटी सी एलर्जी, रैशेस, इचिंग वगैरह, नॉन फैटल, रिकरेंट मतलब थोड़ी देर बाद या बार बार होने वाली. ठीक है. मतलब एक एलर्जी, सपोज़ किसी को डस्ट की एलर्जी, तो वो बार बार होती है, तो दैट इज़ नोन एज द रिकरेंट. नॉन फैटल एंड लोकलाइज्ड, इट इज़ नोन एज एटोपी. ठीक है, मतलब छोटी हो सकती है या बड़े लेवल पे भी हो सकती है. एंड किसकी वजह से होती है? IgE एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन. ठीक है. नाउ इसकी जो मैकेनिज़्म है टाइप 1 की, 3 वेज में होगी. पहला है प्राइमिंग स्टेट. ठीक है. दूसरा एक्टिवेटिंग स्टेज एंड थर्ड वन इज इफेक्टिव. पहला प्राइमिंग मतलब क्या? फर्स्ट एक्सपोजर. ठीक है. एंड एक्टिवेटिंग मतलब क्या? सेकंड मेन एक्सपोजर. ठीक है. एंड इफेक्ट मतलब क्या? इस सेकंड एक्सपोजर के बाद जो रिएक्शंस होती है, दैट इज़ द इफेक्ट स्टेज. ठीक है. तो हम देखेंगे कैसे एक्चुअल में होता है ये. तो अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. ठीक है. होता क्या है? सपोज़ मैं आपको डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल देती हूँ. ठीक है. डस्ट पार्टिकल की वजह से रिएक्शन होता है. जनरली ये जो रिएक्शन होता है, एक तो थ्रू स्किन या तो फिर आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वो दोनों आप इस एलर्जी का टारगेट होती है. एक तो आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स होंगी, या तो पर्टिकुलरली आपकी स्किन में कुछ रैशेस या फिर कुछ इचिंग वगैरह होगी, या फिर पेन या स्वेलिंग. ओके. अब होता क्या है, आपको भी पता है, आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, ओके, टिश्यू लाइनिंग होती है, सेल लाइनिंग होती है, उसके पास जो है APCs प्रेजेंट रहते हैं, एंटीजन
प्रेजेंटिंग सेल्स, जो हमेशा बॉडीगार्ड जैसे आपके स्किन के पास या फिर आपके कैपिलरीज के पास जो है गार्डिंग करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होते हैं, ठीक है, और आपके स्किन के पास भी होते हैं। तो ये दोनों टारगेट जनरली एलर्जी के होते हैं। अब होता क्या है, सपोज एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, अब वो बेचारा हार्मलेस है ना, वो अंदर आ सकता है, या फिर कोई पोलन पार्टिकल है, वो अंदर नहीं आने वाला, वो तो बाहर ही रहेगा, बट वो कांटेक्ट में आ गया इन सेल्स के, ठीक है, तो होगा क्या, तो यहाँ पे वो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, अब वो कांटेक्ट में आ चुका है हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ओके, डेंड्राइटिक सेल्स में आपको एग्जांपल देती हूँ, तो उसके ये कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद ये जाएंगी टू दी टी सेल्स, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स की बात करें तो टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट करेगा, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होकर इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट करेगा, इंटरल्यूकिन 5 सिक्रीट होके वो जाएगा टू द बी सेल्स, और बी सेल्स का आपको पता है बी सेल क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स एंड दी मेमोरी सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स आपको पता है क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे मेजर किस्सा होता है, ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है बाय द प्लाज्मा सेल्स, ये होंगी IgE टाइप के एंटीबॉडी, यही सब कारनामा करती है। ये IgE की जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जो बी सेल ने प्रोड्यूस की है, ये जो एंटीबॉडीज़ है ये होंगी स्पेसिफिक फॉर द मास्ट सेल्स या तो फिर बेसोफिल्स, और ये दोनों आपको पता है ग्रैनुलेटेड सेल्स है, तो ये दोनों ग्रैनुलेटेड सेल्स है, इनके ऊपर ऐसे रिसेप्टार्स होते जो स्पेसिफिकली IgE के लिए बने हुए होते। हमारी बॉडी नॉर्मली जो बी सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मली कभी भी IgE सिक्रेट नहीं करते, ये बस एलर्जी में करते, और वो भी क्यों, क्योंकि इंटरल्यूकिन 5, जब टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 5 सिक्रेट करता है तभी ये IgE प्रोड्यूस करती है, और यही एबनॉर्मलिटी है, यही हाइपर सेंसिटिविटी की IgE प्रोड्यूस होते हैं, और यही आगे जाके कारनामा करते हैं। अब होता क्या है, मास्ट सेल्स है, ठीक है, बेसोफिल्स है, तो ये दोनों सेल्स जो बॉडीगार्ड है हमारे सेल्स सिस्टम के, इनके पास होता है एक रिसेप्टर, वो रिसेप्टर इन IgE के जो FC रीजन होता है ना, आपको पता है ना, FC रीजन जो नीचे वाला वाई का जो FC रीजन होता है उसके लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है, तो ये FC रीजन पे जाके IgE बाइंड करके रहती। अब यहीं पे किस्सा ख़त्म, पहले एक्सपोजर के बाद इतना ही होता है, वहाँ पे कोई एलर्जी आपको होगा नहीं, कोई हाइपर सेंसिटिविटी होगी नहीं। अब होगा एलर्जी तब होगी जब सेकंड टाइम फिर से यही होगा, फिर से डस्ट पार्टिकल हमारे स्किन पे इनकाउंटर हुआ, अब रियल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया मास्ट सेल पे कौन है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ऑलरेडी, इवन बेसोफिल्स पे भी, ठीक है, कौन प्रेजेंट है, IgE। अब जब सेकंड टाइम एंटीजन आया तो वो एंटीजन डायरेक्टली IgE को बाइंड होगा, ठीक है। अब IgE को एंटीजन जब बाइंड होगा तो ये सेल सेंसिटाइज हो जाएगी, और ये सेल क्या होगी, डीग्रैन्युलेट, मतलब बर्स्ट इन शॉर्ट हो जाएगी, डीग्रैन्युलेट हो जाएंगी, ग्रैन्युल्स रिलीज करेंगी, एंड पर्टिकुलरली हिस्टामाइंस, सबसे ज़्यादा घातक हिस्टामाइंस होते हैं, और ये हिस्टामाइन जो है वो देंगे आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन, जो इचिंग वगैरह होती है ना, ये इन हिस्टामाइंस की वजह से होती है, ठीक है। तो यही मेन मैकेनिज्म होता है, मतलब फर्स्ट एक्सपोजर में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट एक्सपोजर में बस IgE डेवलप्ड होगा, तब जब सेकंड एक्सपोजर होगा वो IgE जो है वो ऑलरेडी मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स पे बाइंड होंगे, और एंटीजन आने के बाद ये डीग्रैनुलेट हो जाएंगे और हिस्टामाइंस रिलीज़ करेंगे एंड अदर केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके बॉडी में रिएक्शन होगा, फीवर होगा, रेडनेस होगी, इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, ये सब रिएक्शन IgE के वजह से होंगे। तो यही बेसिक मैकेनिज्म है, कुछ ज़्यादा घातक नहीं, यू कैन सी होगा क्या, पहले एलर्जन आएगा, ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर में होगा ये कि एलर्जन आएगा, बस कुछ नहीं होगा, एलर्जन बेचारा अपना काम करेगा, एलर्जन हार्मलेस है, डस्ट पार्टिकल है, कुछ घातक वगैरह नहीं है, तो इजीली आएगा, और वो गलती से डिटेक्ट हो जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम में। कौन डिटेक्ट करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो प्रेजेंट करेगी टू द CD4 टी सेल्स, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स। CD4 टी सेल्स क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 4 या इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा, हमारे बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, बी सेल्स क्या करेगी, IgE सिक्रिएट करेंगी, ओके, IgE बनाएंगी और उसकी मेमोरी भी बना के रखेंगी। ये IgE जाके किसको बाइंड करेंगे, मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल,
तो क्या होगा, यहाँ पे ही पहली फेज़ ख़त्म हो जाएंगे। अब सेकंड फेज़ में क्या होगा, सेकंड फेज में फिर से एंटीजन आया है बॉडी में। अब ये इसको फिर से ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये सब नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली इनकाउंटर होगी विद द मास्ट सेल, जो आपके स्किन के पास प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, उनको जाके एलर्जन डायरेक्टली बाइंड करेगा इस बार। और इसकी वजह से क्या होगा, ये मास्ट सेल्स डिग्रैन्युलेट हो जाएंगी, ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगी, हिस्टामाइंस एंड ऑल, वो हमारे मसल्स को, ब्लड वेसल्स को, म्यूकस ग्लैंड को, सबको इफेक्ट करेंगी एंड इससे हमें एलर्जी होंगी। ठीक है, मतलब कौन करता धरता है इस रिएक्शन का, IgE। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक थिंग। ये कौन मेडिएट करता है, IgE मेडिएटेड रिएक्शन है। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है, IgE का प्रोडक्शन, दूसरा सेंसिटाइजेशन, मास्ट सेल्स को जाके ये IgE बाइंड होंगे, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के ऊपर रिसेप्टार्स लाइक FcRI रिसेप्टर पर्टिकुलरली IgE के FC रीजन के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एंटीबॉडीज बाइंड हो सकती है इजीली। देन ओके, शॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन। ठीक है, मतलब सेकंड टाइम जो डोज आएगा एंटीजन का, उसके बाद क्या होगा, मास्ट सेल्स डिग्रैन्युलेट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको होंगी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस कैसे होती है, हिस्टामाइन रिलीज होने के बाद होता क्या है, वैसोडाइलेशन होता है, मतलब वेसल्स जो होती है वो थोड़ी लार्ज हो जाती है ब्लड की। इवन हमारे वेसल में जो पोर्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज होकर हमारे जो बॉडी डिफेंस की जो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह, सब जाके यहाँ पे स्किन के पास जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो स्वेलिंग, रैशेस वगैरह आती है, ये सब इन सेल्स की वजह से आती है। ठीक है, जो सेल्स ब्लड वेसल से जाके स्किन के पास आते हैं, तो ये एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, एक तो वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा, या तो पूरा जो है लोकलाइज होगा, या फिर पूरा सिस्टम को अफेक्ट करेगा। लोकलाइज मतलब क्या, थोड़ा सा वेरी माइनर रिएक्शंस होंगे। ठीक है, बस आपको ईचिंग होगी, फीवर होगा, अस्थमा होगा, या फिर फूड एलर्जी। मतलब जनरल एग्जांपल्स मैं आपको दूँ ना इस रिएक्शन के, हाइपर सेंसिटिविटी बन के, तो जो फूड एलर्जी होती है, या फिर आपको किसी दवाई की एलर्जी हो जाती है, या फिर आपको फ़िश की एलर्जी हो जाती है, या फिर बी का जो स्टिंग होता है, या फिर मॉस्किटो बाइट, तब आपको जो खुजले आके जो रैशेस होते हैं, ये सब टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी वन रिएक्शन है। ठीक है, वेरी सिंपल, सिस्टमिक, लोकलाइज। लेकिन सिस्टमिक की बात करें तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सफोकेशन वगैरह, गट, स्किन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा वगैरह, ये सब बहुत टॉक्सिक रिएक्शंस है। वो अगर हो देन दे आर कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक एनाफाइलैक्सिस। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हो तो एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक conjunctivitis, then there is this hay fever, anaphylaxis, angioedema, dermatitis, देन हाइव्स जो आपको बी स्टिंग की वजह से होता है, इओसिनोफिलिया, ये सब टाइप के जनरली अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा इज़ अ टाइप ऑफ दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या फिर फूड की वजह से एलर्जी हो रही है, या फिर किसी पॉइजन एवी प्लांट के, आपने सुना होगा ना, प्लांट की पोलन से वगैरह एलर्जी हो जाती किसी को, या फिर डस्ट से एलर्जी हो जाती। दीज आर ऑल द एलर्जिक रिएक्शंस एंड दे आर द एग्जांपल ऑफ द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। होता किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द IgE एंटीबॉडीज, एंड किसकी वजह से, हिस्टामाइंस, मास्ट सेल्स का डिग्रैनुलेशन होता है। ठीक है, यही बेसिक रिएक्शन है जो आज आपको याद रखने हैं। ठीक है, रिलेटेड टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.